हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पार्टीजन क्या होता है? पार्टीजन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को कहते हैं जो एक पार्टी के लिए स्ट्रांगली कमिटेड हो, एक पार्टी को स्ट्रांगली सपोर्ट करता हो। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ अ पार्टी। मतलब एक पार्टी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वो है लीडर्स, उनके एक्टिव मेंबर्स और उनके फॉलोअर्स। लीडर्स वो लोग होते हैं जो पार्टी की गाइडलाइंस, रूल्स और पार्टी कैसे फंक्शन करेगी इसके बारे में जो डिसीजंस होते हैं वो लोग लेते हैं। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो पार्टी की रैलीज, इलेक्शन कैंपेन्स जैसे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं और पार्टी की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉलोअर्स ऐसे लोग होते हैं जो पार्टीज की आइडियोलॉजीज को और लीडर्स को सपोर्ट करते हैं और उसी पार्टी को वोट देकर इलेक्शन में जिताते हैं या उसे जो लॉ मेकिंग बॉडी है वहां तक पहुंचाते हैं। अगला है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कॉन्टेस्ट इलेक्शंस में यहाँ दिया गया है दो अलग अलग सिस्टम के बारे में। यूएसए में जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, जबकि इंडिया में पार्टी के जो मेन लीडर्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि पार्टी से कौन कौन से लोग इलेक्शन में खड़े होंगे। अगला है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेक लॉज, फॉर्म गवर्नमेंट्स एंड रन देम। रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो कभी कभी पार्टी जब हार भी जाती है तो उसके बाद भी उन्हें ऑपोजिशन का रोल अदा करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और ऑपोजिशन, एक हेल्दी ऑपोजिशन किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। शेप पब्लिक ओपिनियन एंड रेज इश्यूज। तो मान लीजिए कोई पार्टी अगर रूल नहीं कर रही है तो वो गवर्नमेंट की कौन कौन सी खामियां हैं इसके बारे में लोगों को बता सकती है। कई बार कोई लॉ अगर गवर्नमेंट ने पास किया लेकिन उस लॉ में कई सारी दिक्कतें हैं या फिर वो अ, किसी एक कम्युनिटी या पार्टी के सपोर्टर्स को फेवर कर रही है बाकियों के बदले, तो दूसरी पार्टीज उन मुद्दों को उठाती है ताकि वहां पर नेसेसरी चेंजेस लाए जा सके और वो लॉ सभी लोगों के लिए इक्वली वैलिड और गुड हो। अगला है प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो आपने देखा होगा कई बार पार्टी मेंबर्स जो होते हैं वो आम लोगों तक जाकर उनकी दिक्कतें पूछते हैं। कई बार रोड्स के बारे में वो लोग सर्वे करने खुद से आते हैं ताकि जो मेजर पार्टी के लीडर्स होते हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके और जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंच सके। अगला है वन पार्टी सिस्टम। ये चाइना में फॉलो होता है। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। इसमें एक ही पार्टी अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें चूज कर लेती है और लोगों को बस उन्हें जाकर चुन लेना होता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। टू पार्टी सिस्टम, यूएसए और यूके, यहाँ पर दो मेजर पार्टीज होती हैं और जनरली ये दो अपोजिंग व्यूज को रिप्रेजेंट करती है और लोग इन दोनों के बीच में ही इलेक्शन करके अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। कई बार यहाँ दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं लेकिन रेलिवेंट पार्टीज का नंबर बस दो ही होता है। अगला है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे इंडिया। इंडिया में कई सारी पार्टीज हैं जिनके तीन मेजर अलायंसेस जो हैं हमारे देश में, उनके बारे में यहाँ लिखा है, एनडीए, यूपीए और द लेफ्ट फ्रंट। ये एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट में जनरली कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज आती हैं। थ्री पार्टी सिस्टम मेसी दिखने में लगता है लेकिन ये वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। किसी भी पार्टी को एक स्टेट पार्टी बनने के लिए एटलीस्ट 6% वोट्स चाहिए होते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और दो सीट्स भी चाहिए होती हैं। नेशनल पार्टी बनने के लिए उसे लोकसभा में 6% सीट्स चाहिए होती हैं या फिर चार स्टेट इलेक्शंस में ऐसी सीट्स चाहिए होती हैं। लेकिन उन्हें लोकसभा में कम से कम 4% और 4 सीट्स मिलनी चाहिए एक नेशनल पार्टी कहलाने के लिए। नेशनल पार्टीज की नंबर जो है हमारे देश में वो लिमिटेड है। मतलब जो जितनी नेशनल पार्टीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये हाल ही में हमारे देश में एक नेशनल पार्टी बनी है। ये 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुई थी। 2016 में इसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला। ममता बनर्जी इसकी लीडर है। इसका सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास। तो बता देता हूं मैं आपको कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, कौन से ईयर में इन्हें फाउंड किया गया था, ये रिकॉग्नाइज कब की गई थी अगर ये चीज दिया हुआ है, उनके लीडर का क्या नाम है और वो कौन कौन से स्टेट्स में रेलिवेंट है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में रेलिवेंस रखती हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ये इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी है, सर्वाइविंग पार्टी। 1885 में इसे फाउंड किया गया था। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है जो कि सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीक्स एंड माइनॉरिटीज पर ध्यान देती है। तो तीन आइडियोलॉजीज होती है पॉलिटिक्स में जनरली। एक लेफ्टिस्ट जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज आती है, एक सेंट्रिस्ट जिसमें न लेफ्ट और न राइट की पार्टीज जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टीज आती हैं, और एक राइटिस्ट, इसमें एक्सट्रीम राइट की पार्टी जैसे शिवसेना जैसी पार्टीज आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ये 1980 में फॉर्म की गई थी भारतीय जनसंघ से अलग होकर। भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके भारतीय जनसंघ के बारे में थोड़ा बहुत नए वाले एनसीईआरटी में दिया गया है। इसे 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फाउंड किया था। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना चाहती है एंशियंट वैल्यूज के साथ। हिंदुत्व इसकी मेजर पॉलिसी में इंक्लूडेड है। ये इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया पर भी काफ़ी जोर देती है, जो कि अब हो गया है काफ़ी हद तक। और यही बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई तो इसने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड और बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। बहुजन समाज पार्टी ये 1984 में बनी थी। कांशी राम इसके पहले लीडर थे। ये दलित्स, आदिवासी, ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के व्यूज को प्रेजेंट करने में भरोसा रखती है। इनकी प्रेजेंस यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसका सिंबल मैंने यहाँ पर बनाया है। इसके सिंबल को भी आप याद रखने की कोशिश करें। ये 1964 में बनाई गई थी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के आइडियोलॉजी पर ये काम करती है। क्लास 9 में हमने पढ़ा है कैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो रशिया की थी वो लेनिन के अंडर पावर में आई थी। वैसी ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मतलब ये डेमोक्रेसी पर भरोसा रखती है, एक कम्युनिस्ट यूटोपिया बनाने के लिए इस देश को। कम्युनिज्म के जो आइडियोलॉजीज हैं उसके बारे में आपने हिस्ट्री क्लास 9th में पढ़ा है, कैसे ये लोगों को ज्यादा राइट्स देना चाहती है और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के खिलाफ होती है। ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इनकी प्रेजेंस वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में है, और वेस्ट बंगाल में काफी सालों तक ये पावर में थे। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1925 में बनाई गई थी। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी इनके मेन आइडियोलॉजीज हैं। इनकी प्रेजेंस केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। इनका जो सिंबल है वो काफ़ी सिमिलर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में व्हीट ग्रेन्स के सामने है वो इंस्ट्रूमेंट, जबकि यहाँ पर एक हैमर और उसे यूज किया गया है, और एक स्टार भी है इस पार्टी के सिंबल में। अगला है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका सिंबल एक घड़ी है। इसे 1999 में बनाया गया था। ये डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी और सोशल जस्टिस पे भरोसा रखती है। इसकी प्रेजेंस महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में है। और महाराष्ट्र में ये गवर्नमेंट में इलेक्टेड पार्टी के कोalition में शामिल है। स्टेट पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जिनका क्वालिफिकेशन ऊपर दिया गया है। ये जनरली कुछ अलग अलग वेराइटीज की होती हैं जिन्हें यहाँ दिया गया है। कुछ पार्टीज की नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो होती है, लेकिन कम सीट्स जीतने के कारण ये लोग नेशनल पार्टीज नहीं बन पाती। इसके एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी, समता पार्टी और आरजेडी है। और कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक स्टेट पर फोकस करके बनाई गई होती हैं, जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। ये लोग अपने अपने स्टेट के अंदर ही रूल करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि नेशनल पार्टी बनने पे। अगला है चैलेंजेस क्या क्या है ऐसे सिस्टम का। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर एंड नो मीनिंगफुल चॉइस। तो देखिए, इन चारों पॉइंट्स को समझना काफी जरूरी है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टीज के अंदर जनरली क्या होता है कि जो रूलर्स हो, मतलब जो लीडर्स होते हैं, वो लोग अपने सक्सेसर को इलेक्ट कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, जिसके कारण जो आम पार्टी का वर्कर होता है उसे कुछ कहने को मिलता ही नहीं ऐसे डिसीजंस में। इसे ही लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं, कि पार्टीज अपने अंदर अपने इलेक्शंस खुद से नहीं करवाती लीडर्स की। डायनेस्टिक सक्सेशन, कई बार देखा गया है कि कई पार्टीज में जो लीडर्स होते हैं उनके अपने ही फैमिली के लोग आगे के लीडर्स बन जाते हैं उस पार्टी में। रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, पैसे और अपनी स्ट्रेंथ, गुंडों के बल पर कई बार पार्टीज में इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं लोग।
नो मीनिंगफुल चॉइस। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और कांग्रेस पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि हमें जो वर्कर्स और पेजेंट्स होते हैं उनके वेलफेयर की स्कीम्स लानी चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी आई पावर में तो उसने भी ऐसी ही स्कीम्स लॉन्च की, जैसा हमने मनरेगा के बारे में पढ़ा है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है। तो ऐसी स्कीम्स जो पार्टीज होती हैं वो जनरली एक दूसरे के जो कैंपेन के मोटो होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर लेती है। तो इसके कारण सारी पार्टीज का मेन मकसद, जैसे गरीबी दूर करना, इक्वालिटी लाना, एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, अगर सारी पार्टीज ऐसी ही प्रोमिस करने लगेंगी तो लोगों के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस बचेगा नहीं इन इलेक्शंस में अलग अलग पार्टीज में से चूज करने का। हमें अगला एग्जाम्पल दिया गया है बर्लुस्कोनी का। ये पीएम थे इटली के। ये लीडर थे फोर्जा इटालिया, जो कि 1933 में बनाया गया था। ये टीवी चैनल, फुटबॉल क्लब, पब्लिशिंग कंपनी, बैंक, तो इनका एक पूरा कंट्रोल था इटली के ऊपर। मतलब न सिर्फ ये पॉलिटिकल पावर होल्ड करते थे बल्कि इटली की इकोनॉमी पर भी इनका काफी ज्यादा कंट्रोल था। अगला है कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए हैं इलेक्शंस के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को बेहतर बनाने के लिए। तो वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पहले क्या होता था ना कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट पार्टी नंबर 1 से इलेक्शन जीत लेता था, मतलब उसकी टिकट पर इलेक्शन जीत लेता था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद अगर उसे पैसे का लालच दिया जाता था तो वो पार्टी बदल कर पार्टी नंबर बी की तरफ चला जाता था। इससे हमारे जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंचता था और मनी और मसल पावर का रोल बढ़ जाता था इलेक्शन में। इसी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया हमारे इलेक्शन कमीशन ने। ये लॉ कहता है कि अगर कोई मेंबर पार्टी ए से चुनाव जीतकर पार्टी बी में चला जाता है चुनाव जीतने के बाद, तो उसकी जो सीट होती है उसे खाली समझा जाएगा, मतलब उसे निकाल दिया जाएगा अपने एमएलए या एमपी के पोस्ट से। फाइलिंग ऑफ एफिडेविट ऑफ प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड क्रिमिनल डिटेल्स। हमने पढ़ा था शुरू में, एक लीगल डॉक्यूमेंट इन्हें देना पड़ता है जिनमें क्रिमिनल डिटेल्स और अपने प्रॉपर्टी के डिटेल्स के बारे में बताना होता है इलेक्शन कमीशन को। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने लाया था। अगला है मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो पार्टीज के अंदर, जैसा हमने देखा कुछ देर पहले, कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसे ही दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर लाया था जिसके तहत पार्टीज को अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराने कंपलसरी कर दिए गए थे। हालांकि ये काफी बेहतर सिस्टम नहीं बना और ज्यादातर पार्टीज में अभी भी लीडर्स ही नॉमिनेट कर देते हैं अपने सक्सेसर्स को, और जो आम वर्कर होता है उस पार्टी का उसे ज्यादा कहने को नहीं मिल पाता उस पार्टी के स्ट्रक्चर के बारे में। अगला है सजेशंस। सजेशंस ऐसे आइडियाज हैं जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जाता है कि अगर इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी बेटर फंक्शन कर पाएगी। Regulation of the internal affairs of parties, compulsory for parties to maintain a register, follow a constitution to hold elections to high posts। ये सारे suggestions हैं कि एक constitution रहना चाहिए और ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का पार्टी के इंटरनल अफेयर्स पे। कंपल्सरी टू गिव 1/3 टिकट्स टू वुमेन, ये वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए। और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब जो ज़्यादा खर्चा होता है इंडिया के इलेक्शंस पर उसे गवर्नमेंट ही बियर कर ले, ये मतलब जो इंडिया की स्टेट है वही बियर कर ले, और पार्टीज का जो पैसे का धंधा हो जाता है इसे कम करने के लिए इस लॉ को लाने की डिमांड बढ़ी है कई सालों से। अगला है वेज टू रिफॉर्म, मतलब हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रेशर और पार्टिसिपेशन इनटू द पॉलिटिकल अरीना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। आज के जो 2 क्वेश्चंस है वो है, व्हेन वाज सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एंड हु फॉर्म्ड द बहुजन समाज पार्टी, दैट इज बीएसपी। आप इसके आंसर्स नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।